ज्वाइंड है स्टूडेंट? अच्छा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम, उसको करिए क्या। यस मैम, हेलो। हेलो। तो टुडे वी आर स्टार्टिंग न्यू चैप्टर स्पेक्ट्रम। बेसिकली ये जो हमारा चैप्टर है वो इंटरलिंक्ड है लाइट एंड रिफ्रैक्शन। हमने लास्ट जो 2 चैप्टर्स। मैम एक सेकंड, म्यूट मत कीजिएगा, मैं दूसरी। यस मैम। ठीक है, दिस इज योर चैप्टर नंबर 6 स्पेक्ट्रम। ठीक है, हमने लास्ट। फाइल हो गया। स्पेक्ट्रम कैसे हो गया? अच्छा मैम, एक और चीज। मेरा ना जरा 16 को साइंस का एग्जाम होगा। लाइक साइंस यूनिट तीनों इनका होगा, कंबाइन हो गया लाइक पहला यूनिट को। तो मैम फिर अफान सर नहीं लेके जा सकते। क्या? फिर से रिपीट करो लास्ट स्टेटमेंट। मैं कह रही हूँ जैसे कि मैम मेरा एग्जाम है ना 16 को साइंस का, है ना। तो मैम फिर 15 को मैम जो डे होगा मैम उसको फिर उस दिन मेरी क्लास गुलफान सर ले लें। नहीं नहीं, ठीक। 15 कर लें फ्राइडे। हाँ, तो आपका जो भी डेट है एक बार आप क्या करना ना, मम्मी से कह के और ग्रुप में उसका मैसेज ड्रॉप करवा देना कि आपको जो आपके प्रीवियस चैप्टर्स हैं दैट इज़ कमिंग इन योर टेस्ट, तो उसका एक रिवीजन क्लास ले लें, तो मैम विल अरेंज दैट क्लास फॉर यू। ठीक है, नाइस। नाउ स्पेक्ट्रम देखो, हमने जो लास्ट 2 चैप्टर्स किए हैं ये कहीं ना कहीं उसी से इंटर रिलेटेड है। ठीक है, लाइक यहाँ पे जो फिनोमिना आकर हो रहा है दैट इज बेस्ड ऑन द लाइट ओनली। हमने स्टार्टिंग में देखो क्या सीखा कि वी आर हैविंग अ प्रिज्म, हमारे पास प्रिज्म होता है बेसिकली। ठीक है, एंड प्रिज्म में हमने क्या देखा कि जो भी लाइट यहाँ से एंटर करती है वो लाइट बेसिकली क्या होती है, ये बेंड होने की कोशिश करती है। कहाँ बेंड होने की कोशिश करती है? टूवर्ड्स द बेस। प्रिज्म में जब हम लोगों ने स्टार्टिंग में हम लोग स्टडी कर रहे थे तो उसकी डेफिनेशन में ये था कि जब लाइट हमारी क्या होती है, जब हम वाइट लाइट को इंसिडेंट करते हैं प्रिज्म के ऊपर, तो वो लाइट क्या होती है, बिकॉज इट इज़ चेंजिंग इट्स मीडियम, क्योंकि ये क्या कर रही है, इसका मीडियम चेंज कर रही है।
यहाँ पे है इसका मीडियम एयर, ठीक है, एंड दिस इज सॉलिड, सॉलिड सरफेस है, दिस इज मेड अप ऑफ ग्लास, तो ये एक सॉलिड सरफेस है। तो बेसिकली लाइट इसके अंदर एंटर होती है और कौन सा फिनोमिना कवर करती है, रिफ्रैक्शन, ठीक है, बिकॉज दिस इज रेयर मीडियम एंड दिस इज डेंसर मीडियम, तो यहाँ पे होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का बेसिक मीनिंग हमने क्या बोला कि बेंडिंग ऑफ लाइट होती है, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, इसका मतलब लाइट क्या हो रही है, बेंड हो रही है। तो लाइट बेंड तो हो रही है लेकिन वो होगी किस तरफ, बेसिकली प्रिज्म के अंदर जब लाइट एंटर होती है तो वो टुवर्ड्स द बेस वहाँ पे बेंड होने की कोशिश करती है, ठीक है, तो यहाँ पे लाइट कहाँ बेंड होने की कोशिश कर रही है, टुवर्ड्स द बेस, तो यहाँ पे लाइट बेंड होगी टुवर्ड्स द बेस, ठीक है। अब इस फिनोमिना में हम आगे की तरफ ये पढ़ने वाले हैं कि अगर हम इस प्रिज्म के ऊपर कोई भी वाइट लाइट को इंसिडेंट करते हैं, ठीक है, तो क्या होने वाला है, या फिर उसके अंदर जो भी, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है ये फिनोमिना कि कोई भी वाइट लाइट को जब हम स्पेक्ट्रम के ऊपर मतलब हमारा जो प्रिज्म है उसके ऊपर इंसिडेंट करती है तो वो 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है, ये एक बेसिक फिनोमिना है। लेकिन उसके पीछे कौन कौन से फैक्टर्स काम कर रहे हैं उसको हम यहाँ पे डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, और वो कौन सा स्पेक्ट्रम है या फिर वो कौन सी रेज हैं जिनको हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, या वो कौन सी रेज हैं जिनकी वजह से हमारी विजिबिलिटी है, ठीक है, तो वो हम यहाँ स्टडी करेंगे। बेसिक फिनोमिना में हमने ये देखा कि लाइट को हमने यहाँ पे इंसिडेंट किया, लाइट क्या होती है, लाइट बेसिकली बेंड हो जाती है, ठीक है, लाइट हमारी बेंड हो जाती है, रुको एक मिनट, इसको हम एक एंगल पे इंसिडेंट करते हैं, ठीक है, लाइट को हमने यहाँ पे इंसिडेंट किया, लाइट जैसे ही प्रिज्म के अंदर एंटर होती है वो क्या करती है, बिल्कुल प्रिज्म के बेस के पैरेलल यहाँ पे रिफ्रैक्ट हो जाती है, रिफ्रैक्ट होना मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट यहाँ पे हो गया, ठीक है, एंड लाइट जो है फिर से जब इस पॉइंट पे वो क्या हो रही है, बेंड मतलब बाहर की तरफ जा रही है, कौन से रेयर मीडियम में जा रही है, देन अगेन हमारी जो रे है वो क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। ये हमने एक बेसिक फिनोमिना यहाँ पे देखा। इसी के साथ में हमने यहाँ पे देखा ये है हमारी इंसिडेंट रे, ये है देन इंसिडेंट रे, हम यहाँ पे एक नॉर्मल हमेशा ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और जैसे ही हमारे पास में एक मीडियम से दूसरे मीडियम का सरफेस चेंज होता है वहाँ पे हम हर जगह नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, सो दिस इज आर नॉर्मल, ठीक है। वैसे अगर ये प्रिज्म नहीं होता देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, तो वहाँ पे क्या होने वाला था, हमारी लाइट जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट ट्रेवल करके जाने वाली थी, बट ऐसा नहीं हुआ, हमारी जो लाइट रे है वो क्या हो गई, बेंड हो गई, यानी कि डेविएट हो गई। तो इस एंगल को हम क्या बोल रहे हैं, डेल। डेल मीन्स, बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेल, ये हमने पढ़ा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, इसको हम डेल्टा या डेल बोल रहे हैं, एंड इट रिप्रेजेंट व्हाट, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन मीन्स बता सकते हो, नाम बेसिकली नाम देखो, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं सिंपल भाषा में। अब जैसे कि सेकंड आपको डायग्राम आप वर्बली बताने की कोशिश करो एक बार, डायग्राम से तो देखो, ये अब मान लो ये सरफेस है, ठीक है ना, हाँ ये लाइट लाइक ऐसे जा रही है, ठीक है, ऐसे। हाँ अब जैसे कि ये एक रेयर टू डेंसर में जा रही है, ठीक है, रेयर टू डेंसर में ये नॉर्मल से, हाँ, नॉर्मल के पास आ जाता है, ठीक है, तो जैसे जो मेरी लाइट जिसको ऐसे जाना था वो गई ऐसे और वेरी गुड, मतलब आप 80% आंसर के पास पहुंच चुके हो, ठीक है। तो इस रे को स्ट्रेट ट्रैवल करना था, बट बिकॉज प्रिज्म इज प्रेजेंट ओवर हेयर, तो यहाँ पे लाइट जो है वो क्या हो गई, बेंड हो गई, एंड यहाँ पे जिस एंगल पे बेंड हो रही है उस एंगल को हम बोल रहे हैं डेल्टा, दैट इज नोन एज द एंगल ऑफ डेविएशन। सेम प्रोसेस अगर मान लीजिए ये वाली जो लाइट है, हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये लाइट अगर हम इसको बैक प्रेस करके लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो ये लाइट आपकी क्या, और ये वाला जो एंगल आपको दिख रहा है ये आपको बेंडिंग एंगल दिख रहा है। ऐसा हमने क्यों किया, हमने इस रे को बैक प्रेस क्यों किया, क्योंकि देखो अगर कोई लाइट रे यहाँ आ रही है तो हम ऐसा मान सकते हैं कि कोई तो लाइट रे यहाँ से इंसिडेंट की गई है, इसलिए वो ट्रैवल करती हुई कहाँ निकली है, यहाँ। ये हमारी जो एमरजेंट रे है, ये एमरजेंट रे हमारी कहाँ से आई है, मे बी अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये लाइट हमारी यहाँ से कहीं से किसी सोर्स से आती हुई हमें नजर आ रही है। सो अगेन क्योंकि ये लाइट यहाँ पे ट्रैवल नहीं करके इधर की तरफ बेंड हुई है, देन इट इज नोन एज द एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये कितना डेविएट हुआ है, एंगल ऑफ डेविएशन इसको हम यहाँ पे बोल रहे हैं, ठीक है। ये था हमारा एक जनरल फिनोमेना, ठीक है। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं लाइट के लिए। लाइट को बेसिकली, या लाइट नहीं, हम बोलते हैं वाइट लाइट। वाइट लाइट की जो डेफिनेशन होती है बेसिकली वो क्या होती है, इट इज पॉलीक्रोमैटिक लाइट। अगर आपको कोई बोले कि व्हाट डू यू मीन बाय वाइट लाइट, तो वाइट लाइट बेसिकली होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स।
लेकिन अब जब आप डेफिनेशन में कुछ टेक्निकल वर्ड्स या साइंटिफिक वर्ड्स यूज़ करते हो तो उसके लिए हम बोलते हैं पॉलीक्रोमैटिक, ठीक है, पॉलीक्रोमैटिक। तो बेसिकली इसका मीनिंग ही होता है इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका, पॉली मीन्स मैनी एंड क्रोमैटिक मीन्स बैंड और स्पेक्ट्रम और कंबाइन और कलेक्शन ऑफ कलर्स, ठीक है। बैंड आप बोल सकते हो या फिर कलेक्शन ऑफ कलर्स, बहुत सारे कलर्स। तो बेसिकली वाइट लाइट जो है वो आपका क्या है, बहुत सारे कलर्स का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे जो पॉलीक्रोमैटिक वर्ड है, पॉलीक्रोमैटिक वर्ड आपको ये बता रहा है कि व्हाइट लाइट इटसेल्फ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स, ठीक है। 7 कलर्स का क्या मतलब है वो भी हम आगे डिफाइन करेंगे कि क्यों 7 ही कलर्स, क्यों ज़्यादा कलर्स वो नहीं बता रहे हैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास में जो व्हाइट लाइट है इसका बेसिक फिनोमिना हम लोग मैं आपको बताती हूँ। देखो लेट्स से दिस इज सन, ये है सन। तो सन से बहुत सारी रेडिएशंस जो हैं वो अर्थ की तरफ आती है। हम बोल रहे हैं कि अभी सन के एटमॉस्फेयर में वो एंटर हुई नहीं है, ठीक है। ये है हमारी अर्थ। तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये है हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर। एग्जॉस्फेयर वाला जो पार्ट है वहाँ से हमारा एटमॉस्फेयर स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम दी अपर साइड। तो ये जो लाइट रेज सन से आ रही हैं इट इज़ ओनली नॉट अ वाइट लाइट, ये सिर्फ एक वाइट लाइट नहीं होती है, इंस्टेड इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेज। यहाँ पे बहुत सारी रेज होती हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेज, ठीक है। हम बेसिकली क्या बोलते हैं कि लाइट जो है वो एक विजिबिलिटी हमें प्रोवाइड करती है जिससे हमें अपने आसपास के जो भी ऑब्जेक्ट हैं वो दिखाई देते हैं। जनरल लैंग्वेज में हम इसको ये बोलते हैं। बट हमें जो सन से लाइट मिल रही है उसमें इटसेल्फ सिर्फ उतना ही रेज नहीं आ रहा जो आपको सिर्फ इतने में हेल्प करता है कि हाँ आपके आसपास जो चीज़ है वो आप देख लो, वो आपको नज़र आ जाएगी एंड दैट्स ऑल। इसके अंदर ये है कॉम्बिनेशन ऑफ रेज जहाँ पे मल्टीपल रेज हमारी अर्थ की सरफेस पे आती है। अब देखो मैंने आपको शायद एक बार पहले भी बताया था मे बी, या फिर मैंने किसी क्लास में किसी और स्टूडेंट को बताया हो, ऐसा हो सकता है कि यहाँ से जितनी भी रेज आती हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर से, हमारी अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, हमारी अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी कुछ जो रेज हैं वो आती हैं, लेकिन इस फील्ड की प्रेजेंस की वजह से वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर ही नहीं होती है, बाहर की तरफ निकल जाती हैं, ठीक है। कुछ जो रेज हैं वो आती है एटमॉस्फेयर तक लेकिन उनकी वेवलेंथ ज़्यादा नहीं होती है, तो इसीलिए कुछ जो रेज हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में हो जाती हैं एब्जॉर्ब, ठीक है। तो हम ये बोल रहे हैं कि जो पूरा एक्चुअली में सन से जितनी रेज निकल रही हैं उसका सिर्फ कुछ ही पार्ट, लेट्स से 5% पार्ट ही हमारी अर्थ की सरफेस पे आ रहा है। तो अब आप ये इमेजिन कीजिए कि इस 5% पार्ट में हमारा कोटा, दिल्ली, जयपुर एंड ऑल ओवर द कंट्रीज़ में जहाँ जहाँ पे सन की रेडिएशंस जाती हैं कितना टेम्परेचर हम लोग अटेंड कर पा रहे हैं। मतलब बेसिकली कोटा में 48-49 डिग्री टेम्परेचर अटेंड हो जाता है इन समर्स में। कुछ दिनों बाद में हीट वेव्स का भी जो है वो आ चुका है कि कुछ दिन में हीट वेव्स आने वाले हैं, ठीक है। और दिल्ली का टेम्परेचर तो ऑलरेडी पॉल्यूशन प्लस ये एंड वो बहुत सारा करके एंड वो बिल्कुल उससे ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। साउथ अफ्रीका में 60+ डिग्री टेम्परेचर चलता है, लोग बंकर्स के अंदर काम करते हैं, उसके अंदर AC इंस्टॉल्ड होते हैं। तो सिर्फ इतने स्मॉल पार्ट में अर्थ का जो टेम्परेचर है, मतलब हम किसी सिटी के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं, मैक्स टू मैक्स मैं आपको बोल रही हूँ 55% या 55 डिग्री टेम्परेचर में हमारा ये हाल है कि हमें स्किन प्रॉब्लम हो जाता है, हम बाहर धूप में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे जो बेसिक हमें अपने डेली के जो वर्क करने होते हैं वो हम इस टेम्परेचर में नहीं कर सकते हैं, हमें AC की नीड है, हम बिना पंखे कूलर्स के नहीं रह सकते। तो इमेजिन कीजिए कि अगर एक इसका एक लॉन्ग, मतलब एक बड़ा पार्ट, ओनली मैं कह रही हूँ 10% पार्ट भी अगर अर्थ की सरफेस पे आता हो देन व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। और कुछ सालों बाद तो हम ये भी कह रहे हैं कि अर्थ जो है वो सन की हीट से ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो पॉल्यूशन है वो यहाँ पे अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर रहा है। इतनी हार्मफुल गैसेज है जो इटसेल्फ ही इतना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रही है, ग्लोबल वार्मिंग में बिल्कुल अच्छी तरह से कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है। तो वो टाइम आ जाएगा जब अर्थ पे जो एक वो लिविंग स्पेस है वो ख़त्म हो जाएगा आने वाले टाइम में, ठीक है। तो इसमें से सिर्फ कुछ ही रेज है जो हमारी अर्थ में अंदर की तरफ एंटर हो पाती हैं, ठीक है। इसमें से हम बोल रहे हैं कि ये जो रेज एंटर हुई है अर्थ के अंदर उनमें कौन कौन है, उसमें से हमारे पास में है अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है। इसमें है हमारी विजिबल रेज,
इसमें है हमारी गामा रेज, ठीक है, इसमें है हमारी विजिबल गामा, अल्ट्रावायलेट एंड इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स। तो ये जितनी भी सन से आने वाली रेडिएशंस है जो अर्थ की सरफेस पे आ रही है, उसमें इतनी सारी रेज का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। बट इसमें से हमारे पास में जो प्रेजेंट है, मतलब कि जो हमें विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है, दैट इज विजिबल रेज। ये विजिबल रेज जो है हमारे पास में एक स्पेक्ट्रम है 7 कलर्स का, एंड दीज आर द प्राइमरी कलर्स, और इन्हीं के कॉम्बिनेशन से हमें क्या मिलता है, हमें मल्टीपल कलर्स मिलते हैं, ठीक है। तो वी आर हैविंग अ स्पेक्ट्रम जिसमें पूरा एक वेवलेंथ है, और उस वेवलेंथ में हमारे पास में वी आर हैविंग एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम, मतलब एक पर्टिकुलर बैंड है, और वही बैंड की प्रेजेंस है, मतलब अगर किसी की भी लाइट उस वेवलेंथ उस बैंड में लाई करती है, तो इन दैट केस कलर्स आर विजिबल टू यू, एंड ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर आपको दिख रहा है तो हाँ, वही मतलब मैंने क्या बोला, ये एक जनरल फिनोमिना है, हमें जनरली पता है सब चीज़ के। वाइट लाइट्स आप प्रिज्म पे होल्ड, मतलब प्रिज्म पे आप इंसिडेंट कीजिए 7 कलर में स्प्लिट हो जाएगा, वो सब हमें पता है। बट एक्चुअली में इनके पीछे क्या काम करती हैं, और ये जो अदर रेज हैं वो हमें विजिबल क्यों नहीं है, या फिर व्हाट इज़ द प्रोसेस बिहाइंड दैम, तो वही हम थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल और इनका एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये वाला चीज़ समझ में आया कि सन से आने वाली जो रेज हैं, दैट इज़ नॉट ओनली अ सिंगल रे, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेज, जिसमें हमारे पास में अल्ट्रा वायलेट रेज, विजिबल रे, गामा रे, इंफ्रारेड रे, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव्स होती है। हाँ हाँ, ठीक है। तो ये सब क्लियर है। अभी हम इसका वेवलेंथ देखेंगे, एंड जो हमारा विबग्योर वाला पैटर्न है उसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं, ठीक है। तो अब देखो बेसिकली ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम। तो बेसिकली हमारे पास में एक बैंड है, ठीक है। इसमें से हमारे पास में सबसे पहले जो रेज आती हैं वो कौन सी होती हैं, वो होती है हमारे पास में गामा रेज। आप चाहो तो इसको ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में सेकंड जो बैंड हमारे पास में आता है वो आता है यूवी रेज का। थर्ड जो पार्ट हमारे पास में आता है वो है हमारे पास विजिबल रेज का। हाँ, क्योंकि ये ना आपको मतलब इनको बना लोगे तो स्टडी करने में इजी रहेगा। नहीं नहीं, लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गामा रेज हम उनको बोलते हैं बेटा जिनका वेवलेंथ जो है वो बहुत स्मॉल होता है इन कंपैरिजन टू द दिस वन, विजिबल स्पेक्ट्रम से बहुत ज़्यादा कम होता है। हाँ, एक मिनट बस, मैं इसकी वैल्यू आपको प्रोवाइड कर देती हूँ।
क्या? एक एक सेकंड रुको। हाँ, अब रिपीट करो, कुछ कह रहे थे। हाँ मैम मैं पूछ रहा था, जब नींद में जाना। हाँ मैम, जब आपके लाल नाक हो जाते हैं तो क्या करना चाहिए? लार्ज लाल रेड नोज यस क्या करना चाहिए? वो डिपेंड करता है कि आपकी नोज में प्रॉब्लम क्या। मैम, अगर आपको दिख रहा है मैम, आप देख लो मैम, मेरी काफ भी लाल है। रेडनेस आ रही? तुम इतनी देर से क्या कर रहे हो? अपनी नोज में फिंगर ही तो कर रहे हो, और क्या कर रहे हो? मैम मैं तौलिया यूज कर रहा हूँ मैम, मैं सैनिटाइजर भी बाथरूम यूज कर रहा हूँ। मैम बट मैम बहुत ज़्यादा अजीब सा है मैम। वो हो सकता है तुम्हें थोड़ा हल्का फुल्का सा कोल्ड हो गया हो। मैम मैं वेम्पायर की तरह छीन रहा हूँ। वेम्पायर की? आज कल ये टीचर भी बीमार पड़ते हैं, कैसे छीन रहे हो? एक गामा रेस था एंड उसके बाद में एक्सरे हाँ, इसमें एक्सरे मिस हुआ है, यूवी रेज इधर आएगा, वही मैं सोच रही हूँ कुछ गड़बड़ हुई। ये हमारा एक्सरे है, मतलब ये वाला जो पार्ट है दैट इज गामा रे, दिस इज एक्सरे, ठीक है, एंड दिस इज यूवी रेज वाला बैंड है, ठीक है। दिस इज विजिबल रे, दिस इज योर माइक्रोवेव एंड दिस इज योर रेडियो वेव, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास में जो रेज प्रेजेंट हैं वो इस स्पेक्ट्रम में लाई करती हैं, मतलब इनका जो वेवलेंथ है वो वेरी करता है एक दूसरे से, इसीलिए हमारे पास में ये जो पूरा बैंड यहाँ पे प्रेजेंट है, इस पूरे बैंड में हमारे पास में ये जो विजिबल रेज हैं, सिर्फ इतना ही स्पेक्ट्रम जो है वो हमारे लिए विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है, ये ध्यान रखना। ये जो आपका विबग्योर वाला जो सेक्शन है, वो विबग्योर वाला सेक्शन आपका यहाँ विजिबल रेस के अंदर लाए करता है बेसिकली, और ये हमारा स्टार्ट होता है 3600 आर्मस्ट्रॉन्ग से कहीं 4800 आर्मस्ट्रॉन्ग के बीच में, ये हमारा स्पेक्ट्रम जो है वो लाए करता है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रिज्म के लिए। तो देखो, ये है हमारा प्रिज्म, हमने यहाँ पे वाइट लाइट को इंसिडेंट किया है, ध्यान रखना है ना, मैं स्पेशली यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ वाइट लाइट के लिए बिकॉज इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स, ठीक है। तो वाइट लाइट यहाँ पे क्या होगा, आपको पता है कि जैसे ही प्रिज्म के अंदर वो एंटर होगी वो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाएगी, लेकिन उसके पहले आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमारे पास में ये जो वाइट लाइट है इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स। तो इसका मतलब ये है कि जब वाइट लाइट एयर में ट्रैवल करती है, कहाँ पे ट्रैवल करती है बोलो जल्दी, एयर में, जब वो एयर में ट्रेवल करती है तो इसके अंदर जितने भी कलर्स होते हैं उन सब कलर्स की वेलोसिटी बोल दीजिए, स्पीड बोल दीजिए, बिल्कुल सेम होती है, इसीलिए सारी लाइट्स जो है वो एक साथ कंबाइन होकर ट्रैवल करती है, और एयर में आपको ये जो लाइट है जिसको आप 7 कलर का स्पेक्ट्रम बोल रहे हैं या कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स कह रहे हैं, वो आपको यहाँ पे वाइट कलर की अपीयर होती है, समझ रहे हो। तो क्योंकि अब ये वाइट लाइट जो है आपको नॉर्मल एयर में 7 कलर्स में नज़र आती है क्या, अगर आपकी नेक्ड आइज हैं तो क्या ये वाइट लाइट आपको 7 कलर्स में नज़र आएंगी क्या, नहीं आएंगी। उसका रीज़न ये है बिकॉज एयर के अंदर जो लाइट की वेलोसिटी होती है वो वेलोसिटी कैसी होती है, सारे ही कलर्स के लिए इक्वल होती है, कैसी होती है, इसीलिए यहाँ पे अब ये क्या होगा, अब यहाँ पे ये 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी, और इसका जो रीज़न है वो कैसा होता है बता सकते हो। यहाँ पे आपका जो 7 कलर्स हैं इसमें सबसे ज़्यादा जो वेलोसिटी या सबसे ज़्यादा जो स्पीड होती है, वॉयलेट की या रेड की, एक ही आंसर दिया करो, या बोलते ही तो फिर वो हो जाता है, ये तो MCQs है। वेरी गुड, सो दिस इज योर, यस, रेड कलर।
तुम्हारा कोका कोला काम आ गया अभी। ठीक है, तो यहाँ पे जो लाइट है सबसे ज़्यादा हाई वेलोसिटी किसकी है, रेड की है, वो बहुत जल्दी क्या करती है, आपका ट्रैवल कर जाती है। तो वो बहुत जल्दी से क्या करती है, ट्रैवल करके बाहर निकल जाती है। इसीलिए जब ये 7 कलर का स्पेक्ट्रम हम प्रिज्म के अंदर हम ऑब्जर्व करते हैं तो उस केस में रेड लाइट में ज़्यादा बेंडिंग आपको ऑब्जर्व नहीं होगी, रिफ्रैक्शन वहाँ पे हो रहा है, बट द थिंग, हाँ यस कहाँ आ गए तुम? मम्मी वाले रूम। अच्छा चलो देखो इधर। तो अभी मैंने आपको बोला कि जो रेड लाइट है उसकी वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम है इन सारे ही कलर्स के बीच में। इसीलिए जैसे ही वो स्पेक्ट्रम या वो जैसे ही किसके अंदर एंटर हुई, प्रिज्म के अंदर एंटर हुई, वैसे ही रेड लाइट क्योंकि फास्ट वेलोसिटी है तो वो ट्रैवल करके सीधी चली गई। तो इसीलिए इसके अंदर मिनिमम बेंडिंग होती है। जो बैंड के आपके 7 कलर्स हैं उसमें से रेड की आपकी मिनिमम बेंडिंग होती है क्योंकि वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। देन हम बात करते हैं इसका जो सबसे फर्स्ट कलर होता है दैट इज़ वॉयलेट। इसका मैक्सिमम बेंडिंग होता है, क्यों? क्योंकि इसकी जो वेलोसिटी है वो सबसे ज़्यादा लीस्ट होती है, या इसकी स्पीड जो है वो सबसे ज़्यादा कम होती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कम है तो इसमें बेंडिंग क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए वॉयलेट कलर बेंड्स मैक्सिमम एंड रेड कलर बेंड्स मिनिमम। ठीक है, तो ये बेंडिंग का फंडा आप ध्यान रखिएगा। अगर आपको ये ध्यान है कि रेड कलर की स्पीड जो है वो सबसे ज़्यादा होती है तो उस केस में इसका जो बेंडिंग है वो मिनिमम होगा। तो इसी के ऑपोजिट में बिल्कुल आपका जो वॉयलेट कलर है उसमें मैक्सिमम बेंडिंग हो रही है। क्यों? क्योंकि उसकी वेलोसिटी या फिर आप कह सकते हो कि उसका जो स्पीड है वो सबसे ज़्यादा कम होता है। ठीक है, और इसके जो बीच में कलर्स हैं वो यहाँ पे आपका पता है वी, यहाँ पे इंडिगो, यहाँ पे ब्लू, यहाँ पे ग्रीन, यहाँ पे ऑरेंज, जी वाई, वाई देन ओ देन आर। तो इसके बीच में जितने भी कलर्स लाए करते हैं उनकी जो स्पीड है वो एक दूसरे से डिफर करती है। इसीलिए वॉयलेट की सबसे ज़्यादा होती है बेंडिंग, इंडिगो की थोड़ी कम, ब्लू की थोड़ी कम, ग्रीन की थोड़ी ज़्यादा, येलो की थोड़ी ज़्यादा, ऑरेंज की थोड़ी ज़्यादा, एंड जब रेड तक आप पहुँचोगे तो इसका जो बेंडिंग है वो सबसे कम हो जाएगा। समझ आ रही है बात? तो ये जो आपके पास में 7 कलर्स हैं इसी को तो हम क्या बोल रहे हैं, इसी को तो हम बोल रहे हैं बैंड ऑफ कलर्स। इसी को तो हमने क्या बोला है, बैंड ऑफ कलर्स, या फिर आप इसको एक टर्म प्रोवाइड कर रहे हैं जिसको हम बोल रहे हैं स्पेक्ट्रम। सो दिस इज स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट यानी कि इट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स, और ये जो 7 कलर्स हैं दिस इज द ओनली विजिबल रेज। यही हमारी क्या है, विजिबल रेज है। विजिबल रेज यानी कि हमारा जो रेंज है विजिबल रेज का वो इन 7 कलर या फिर इन स्पेक्ट्रम से ही कॉन्स्टिट्यूट होकर आया है। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे मैं एक और टर्म इंट्रोड्यूस कर रही हूँ जिसको हम बोल रहे हैं वेवलेंथ। ठीक है, मैंने उसको पहले अभी इंट्रोड्यूस नहीं किया, क्यों? क्योंकि फिर आप ये वेलोसिटी और ये स्पीड जो है उसमें आप उसको मिक्स एंड मर्ज कर देते, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाली बात है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा रिवाइंड करती हूँ और उसके बाद में फिर वेवलेंथ को एक्सप्लेन करूँगी। ये हमारे पास में प्रिज्म है। बेसिकली यहाँ पे हमने वाइट लाइट को इंट्रोड्यूस किया है या इंसिडेंट किया है। यहाँ पे रेड लाइट, क्योंकि जब प्रिज्म के अंदर वाइट लाइट एंटर होती है तो रिफ्रैक्शन के प्रोसेस की वजह से, देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है रिफ्रैक्शन,
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, इट मीन्स बेंडिंग ऑफ लाइट। तो जिस भी कलर की लाइट जो है वो क्या होगी, जिस भी कलर की लाइट स्पीड सबसे ज़्यादा होगी, जिसको हमने बोला है रेड कलर, तो वो बिल्कुल सीधा ट्रैवल करके निकल जाता है, उसमें थोड़ा रिफ्रैक्शन हमें देखने के लिए मिलेगा, मतलब स्मॉल बेंडिंग। एंड यहाँ पे हमारा जो वॉयलेट कलर है इसमें हो रहा है मैक्सिमम बेंडिंग, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसकी जो स्पीड है वो क्या है, स्लो है, इसीलिए ये ज़्यादा बेंड हो रहा है। और इसके बीच में स्लो होने से तो ज्यादा बेंडिंग कैसे हो सकती है? क्या, स्लो होने से ज्यादा बेंडिंग कैसे हो सकती इसको कोई नॉर्मल या प्रैक्टिकल एग्जाम्पल तुम करके देख सकते हो। देखो क्या होगा कि अगर तुम खुद इमेजिन करके देखो, अगर तुम बहुत ज़्यादा तेज़ भाग रहे हो तो तुम्हारे सामने आने वाले ऑब्स्टेकल्स को तुम अपनी स्पीड से हटाकर और आगे की तरफ निकल जाओगे, होगा या नहीं होगा ऐसा? ठीक है, मान लो कि तुम बहुत ज़ोर से दौड़ रहे हो और तुम्हारे सामने कोई भी आ गया सडनली, XYZ कोई पर्सन आ गया या कोई ऑब्जेक्ट आ गया, तो दो चीज़ें, हम वो बात नहीं कर रहे कि हमें चोट लगेगी एंड ऑल दैट, हम सिर्फ इस एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करें। तुम बहुत ज़ोर से भाग रहे हो, सडनली मान लो कि तुम्हारे सामने कोई बच्चा आ गया, तो कितनी पॉसिबिलिटी है कि आप वेट करोगे या फिर आप रुक जाओगे उसके सामने आते ही? कोई पॉसिबिलिटी है? अरे से यस और नो। है? इसकी बात सपना देख रहे हो? एक सेकंड पर देख लेना। बात एक बात करते हो, तो मैं मेरे ख्याल से नहीं, तो फिर आप मुझे काट दो, इसलिए मैं पर दो बार सुनता हूँ। नहीं नहीं, मैं तो जस्ट आपको ये पूछ रही हूँ, वो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, मैं आपको ये वाली चीज़ समझाने की कोशिश कर रही हूँ एक प्रैक्टिकल लैंग्वेज में। मैं ये बोल रही हूँ कि मान लो कि तुमने दौड़ना स्टार्ट किया, तुम बहुत ज़्यादा, तुम्हारी जो स्पीड है तुमने अटेंड किया और तुम बहुत ज़ोर से भाग रहे हो, सडनली दौड़ते दौड़ते उसके सामने, तुम्हारे सामने अगर कोई छोटा बच्चा आ जाता है या कोई भी चीज़ आ जाती है, तो क्या तुम्हारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि तुम सडनली रुक जाओगे एट अ मोमेंट? क्या? या तो बच्चे बच्चे को जितना देर दूंगा, या तो साइड में दूंगा, या तो तुम साइड में। हाँ, लेकिन जितनी स्पीड तुमने अटेंड की हुई है उसमें से हम ये बोल सकते हैं तुम उसको धक्का मार के ही सीधा निकलोगे, बच्चे को चोट लगेगी, यस और नो? ना मजा आ जाएगा ऐसे। तुम पता नहीं मजे लेते हो, ठीक है, हाँ, बच्चे को मारने में बहुत मजा आता है। क्यों? तुम लोग की शक्ल क्योंकि तुम भी कभी बच्चे थे और तुम्हें भी स्कोल्ड किया गया है, तो उसका बदला निकालना चाहते हो। क्यों नहीं, मैं ऐसे ले। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसी की हम एक दूसरी कंडीशन लेते हैं, यू आर मूविंग स्लो, मतलब तुम दौड़ रहे हो लेकिन तुम्हारी स्पीड इतनी है कि अगर कोई ऑब्स्टेकल आता है तो यू कैन डाइवर्ट योर पाथ, तुम अपने पाथ को डाइवर्ट कर सकते हो, यस और नो? अगर तुम जा रहे हो एंड कोई सडनली कोई बच्चा आ गया है तो तुम क्या करोगे? तुम अपना रास्ता बदल लोगे, होगा या नहीं होगा? तो दिस इज द सेम थिंग हैपनिंग हियर। यहाँ पे ये दो कंडीशंस हैं ना, इनको देखो, ये इसकी स्पीड तेज होने की वजह से वो कहाँ चला गया, बिल्कुल बेंडिंग हुई है लेकिन वो ट्रेवल करके सीधा निकल गया, तो यहाँ पे रेड लाइट की स्पीड ज़्यादा होने की वजह से इसमें बेंडिंग कम हुआ है। सो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन जब तुम बहुत तेज दौड़ रहे थे। सेकंड कंडीशन जब तुम्हारी स्पीड स्लो है, उस केस में क्या हुआ, लाइट बेंड हो गई, लाइट बेंड हुई, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि उसकी स्पीड कम थी इसीलिए लाइट यहाँ पे क्या हो रही है, ज़्यादा बेंड हो रही है। तो यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग वॉयलेट की होती है, मिनिमम बेंडिंग रेड कलर की होती है। एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन बेवजह पूछे जाते हैं, ठीक है, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है लेकिन फिर भी ये पूछे जाते हैं, तो इनका ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये जो इनके बीच में आने वाले कलर्स हैं, उन्हीं कलर्स को, या ये जो आपका रेड से लेकर वॉयलेट तक जितना भी कलर है, इसको हम बोल रहे हैं बैंड ऑफ कलर्स। इसको हमने एक टर्म प्रोवाइड की जिसको हम बोल रहे हैं स्पेक्ट्रम, और यही है हमारा विजिबल रेज, ठीक है। अब मैंने अभी आपको जस्ट बोला कि हम यहाँ पे एक नई जो है टर्म इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज नोन एज द वेवलेंथ। तो बेसिकली वेवलेंथ किस तरह से वेरी कर रही है, जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी उसका वेवलेंथ कम होगा, और जिसका स्पीड कम होगा उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, ठीक है। आप इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इसको कह सकते हो, स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी वेवलेंथ। अगर स्पीड बढ़ रही है तो मतलब उस कलर का जो वेवलेंथ है वो क्या है आपका, बहुत कम है। इसका मतलब यहाँ पे मिनिमम बेंडिंग हुई है, रेड की स्पीड ज़्यादा है, तो इसका मतलब इसका जो वेवलेंथ है वो कम है, इसका वेवलेंथ क्या है, कम है। और यहाँ पे जो वॉयलेट कलर है उसका मैक्सिमम बेंडिंग हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे वॉयलेट कलर की जो वेवलेंथ है वो कैसी है, वो आपकी
ज़्यादा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। समझ आ रही है बात? तो ये जितना मैंने लिखा हुआ है इसको आप थोड़ा अपने नोट्स में या किसी भी तरह से अपने वर्ड्स में इसको लिख लो, क्योंकि जब ये चैप्टर बहुत छोटा सा है, ये नेक्स्ट लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से। हाँ, इसको अपने वर्ड्स में या अपने अकॉर्डिंग इसको कॉपी में आप लिख लो या ड्रॉ कर लो। और बुक में तो आपके बहुत अच्छा डिटेल में अच्छे से गिवन है, तो आप उसको रीड कर ही लेना। ये 2 ही लेक्चर्स का टॉपिक है, तो होप कि आप इसको अच्छे से लेकर बैठिएगा और 2 लेक्चर्स में खुद से इसको पढ़ के और छोड़ दीजिएगा, ख़त्म कर दीजिएगा। ये 2 ही लेक्चर्स का चैप्टर है, इसमें न्यूमेरिकल बेस ज़्यादा कुछ भी नहीं है, थ्योरेटिकल चैप्टर है। तो आज पढ़ने के बाद में फिर से इसको रिवाइज कर लेना, फिनिश योर चैप्टर, नेक्स्ट वाले लेक्चर में पढ़ना एंड फिनिश कर देना। इसको सिर्फ पढ़ना है तुम्हें, यू हैव टू ओनली गिव 30 मिनट्स फॉर योर टेक्स्ट बुक, डोंट गिव एनी काइंड ऑफ एक्सक्यूजेस। I will talk to your mother, okay? नहीं, mom is not going to tolerate that, but I am also not going to tolerate this कि जब मैं बोल रही हूँ कि ये theoretical chapter है, ये 2 लेक्चर का चैप्टर है, सिर्फ आप इसको अगर 30 मिनट्स देते हैं तो दिस इज गोइंग टू बी फिनिश इन 2 लेक्चर्स अलॉन्ग विद योर 40 + 40 80 मिनट्स। तो क्या 40 + 40 बोला है, 30 + 30 नहीं बोला। कोई बात नहीं, वो तुम चिंता मत करो, मुझे जो तुमसे करवाना है वो मैं तुम्हें डायरेक्ट बोलूँगी और तुम कर लोगे, ऐसा तो मैं एक्सपेक्ट करती नहीं हूँ, ठीक है? इसीलिए आई विल इन्वॉल्व योर पेरेंट्स इन दैट, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू डू दैट। हाँ हाँ, वो मुझे पता है, अब तो मैंने जैसे पेरेंट्स का नाम लिया है तो यू आर, मैम देखिए मत बोलिए, मैंने ये तो कर लिया, वो भी कर लिया। नहीं, I have seen, but you have to follow what instructions I am giving you regarding the chapter. हाँ, definitely, ठीक है, इसको नोट डाउन करो। अच्छा, एक चीज़ बताती हूँ, हमारे जो कॉमन नेचुरल एग्जाम्पल्स है, नेचुरल एग्जाम्पल मीन्स आपको पता होगा कि हमारा स्काई ब्लू होता है, पानी हमें नीला नज़र आता है, ठीक है? तो इनके पीछे वॉट एवर द रीजन्स, हाँ, बट वो देयर इज़ वो आपने देखा होगा ना, समुद्र के अंदर जो बहुत सारा पानी होता है, कलेक्टिवली इट गिव्स ब्लूइश कलर, ठीक है, वॉट एवर इट इज़, लेकिन वहाँ पे जो भी फिनोमिना हो रहा है उस फिनोमिना के बेसिस ये दिस इज़ द रीज़न, ये रीज़न है वहाँ पे, इसीलिए ये वेवलेंथ वाली जो टर्म मैं आपको बोल रही हूँ, दिस वेवलेंथ इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लू कलर ऑफ स्काई, ठीक है? चलो, इसमें एक चीज़ और बता देती हूँ। अब बेसिकली यहाँ पे जब व्हाइट लाइट को आपने प्रिज्म पे इंसिडेंट किया, वो 7 कलर में स्प्लिट हो गई एंड वो अब क्या हो रही है, प्रिज्म से बाहर आ गई है, ठीक है? बाहर आ गई है, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यहीं पे ड्रॉ करते हैं। तो देखिए क्या क्या सिक्योर करते हो? मम तुम्हारे घर में इतनी बड़ी डॉक्टर हैं, मतलब योर ममा इज देयर, वो हर चीज़ का सॉल्यूशन, अरे आई एम टॉकिंग अबाउट के वो जो होती है ना मदर वाली जो डॉक्टर है, मम्मी के पास हर चीज़ का इलाज है, तो मॉम इज हैविंग, दादी के नुस्खे है ना, तुम्हें थोड़ा कोल्ड है, दैट इज वाई योर नोज इज रेड। Solution is nothing, only you have to put some Vicks over here, ठीक है? चलो देखो इधर, हल्का देखो, सुनो, यहाँ लगाओ, कान में थोड़ा सा उसको पुट करोगे, यहाँ पे हल्का सा मसाज करना, तो बिकॉज इट इज़ ENT, आपका आईज नोज एंड थ्रोट कनेक्टेड होता है, तो थोड़ा ईयर में लगाओगे तो उससे थोड़ा सा आपका जो ये रेड नोज है उसमें थोड़ा सा आपको क्या
डेफिनेटली यू नीड। चलो चलो इधर देखो, यहाँ पे हमने लाइट को इंसिडेंट किया है, ये बेसिकली आपका रेड एंड दिस इज वॉयलेट, ठीक है, दिस इज रेड एंड दिस इज वॉयलेट। यहाँ पे हमने एक स्क्रीन प्लेस की है बिकॉज वी वांट टू ऑब्जर्व दी 7 कलर्स। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो ये कलर्स का बेंड है वो हम यहाँ पे इजीली ऑब्जर्व कर पाएंगे, ठीक है। दिस इज VIVGYOR, विब्ग्योर। तो बेसिकली स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स गिव यू द फिनोमेना ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट। इस फिनोमेना को हम क्या बोल रहे हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोल रहे हैं, ठीक है। तो याद रखना, जब व्हाइट लाइट आपके इस प्रिज्म के अंदर एंटर हुई है तो इस पॉइंट पे, ऑन दिस पॉइंट, इट इज रिफ्रैक्शन, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ही वो बाहर की तरफ निकली है, सो हेयर इज द डिस्पर्जन, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स, सो इट इज डिस्पर्जन। समझ आया? इसको आप लिख लो, ड्रॉ कर लो, डू वट एवर यू वॉन्ट। क्या? इसको ईयर्स में लगाओ। हाँ पता है मुझे, सुनो यहाँ पे इधर इधर हल्का हल्का लगाओ, बहुत कम लगाना, इरिटेशन करेगा, और यहाँ लगाओ हल्का सा। और थोड़ा सा बिल्कुल उसको पहले अपनी पिंच पे ऐसे ऐसे रब करके और अपने ईयर्स में लगा लो, पिंच करके लगाओ ऐसे ऐसे, रब इट लाइक दिस एंड देन पुट इट हियर। हाँ, दोनों ईयर्स में थोड़ा थोड़ा लगा लो। और रात में सोते समय आपकी नाभि पे, जो आपकी नाभि होती है पेट में, दैट सेंटर पॉइंट, वहाँ पे थोड़ा सा सरसों का तेल डाल देना, 2-3 ड्रॉप्स। ज़्यादा मत लगाना, हल्का हल्का लगाना। और जैसे रात को सो रहे हो और इन केस प्रॉब्लम हो रही है सांस लेने में, तो थोड़ा जो आप यूज़ करोगे ना ब्लैंकेट या, उस पर हल्का हल्का सा उस पर अप्लाई कर लेना। और ये टी शर्ट का ये जो टॉप है, इस पर भी हल्का सा टॉप पे ऐसे रब कर लेना, तो कंटिन्यू उसकी जो फ्यूम्स है ना वो नोज के अंदर जाके थोड़ा रिलैक्स प्रोवाइड कर देगी। हाँ मैं सही बोल रही हूँ। क्या? बिल्कुल। चलिए अब हम बात करते हैं इस स्पेक्ट्रम की रेंज की। सेवन कलर्स की बात नहीं कर रहे, अभी हम ऑल जो हमारे रेज हैं उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। सो वी आर हैविंग गामा रेज, ठीक है। गामा रेज का जो स्पेक्ट्रम होता है दैट इज लेस देन 0.1 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। सेकेंडली इट इज एक्स रेज, X-rays lies between 0.1 Armstrong to 100 Armstrong। अच्छा, वो कभी कभी ना आपको नैनोमीटर में भी पूछता है या फिर गिवन होता है, तो नॉट टू बी वरी, ये जो आपका 0.1 आर्मस्ट्रॉन्ग है, इसको अगर आप डिवाइड करोगे डिवाइडेड बाय 10, तो इट विल गिव यू 0.01 नैनोमीटर। तो ये आपका जो आर्मस्ट्रॉन्ग है वो नैनोमीटर में चेंज हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। सो एक्स रेज इज 0.1 आर्मस्ट्रॉन्ग टू 100 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। देन यू आर हैविंग गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल रेज। यूवी रेज अल्ट्रावायलेट रेज, इसका रेंज है हमारे पास में 100 आर्मस्ट्रॉन्ग to
400 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। देन विजिबल स्पेक्ट्रम या विजिबल रेज जो हमारा 7 कलर्स का बैंड है, दैट इज 4000 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग टू 8000। नोज बंद हो रही है क्या तुम्हारी? सुनो इधर, मैं बताती हूँ, सुनो इधर, देखो, डू सम एक्सपेरिमेंट। दोनों नोज को स्लाइटली ऐसे, दोनों नॉस्ट्रल्स को बंद करो हल्का सा दबा के, और थोड़ी देर मुंह से सांस लो, बंद ही रहने देना उसको, ठीक है। थोड़ा मुंह बंद करके नाक से ऐसे, बंधी हुई नाक से ही सांस लेने की, अरे उसको बंद करके रखो। अरे चलो ठीक है। विजिबल रेज, देन वी आर हैविंग इंफ्रारेड, infrared ray, then microwave, and then radio waves। ठीक है, इसका रेंज होता है 8000 आर्मस्ट्रॉन्ग। नैनोमीटर में चेंज करना है तो डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे, ये ध्यान रखना। टू 10 to the power 7 आर्मस्ट्रॉन्ग, for this 10 to the power 7 to 10 to the power 11 armstrong, then above 10 to the power 11 armstrong। ये है हमारा स्पेक्ट्रम का रेंज। जो मैंने ऊपर यहाँ टॉप पे जो बैंड बनाया हुआ है, ये इस बैंड, इस कंप्लीट बैंड के अंदर जो हमारा विजिबल रेज है, वो विजिबल रेज हमारा होता है 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग टू 8000 आर्मस्ट्रॉन्ग। बुक्स के अंदर इसका डेटा थोड़ा वेरी करता है, कहीं पे वो 3600 से दिया है एंड किसी में कुछ दिया है, ठीक है। तो आपकी बुक में जो गिवन है आप उसके अकॉर्डिंग ले सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता ही है किसी भी बुक में डेटा। हो गया इतना लिखा ये सब? जाने ही दो, तुम सुनते तो हो नहीं। चलो अभी आप ऐसा करो, 2-3 जो डेफिनेशन है इंपॉर्टेंट उनको लिख लो, मैं डिक्टेट कर देती हूँ, है ना। डिस्पर्जन लिखो, डिस्पर्जन के लिए डेफिनेशन, द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ, द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ, क्या MENA, splitting white light by a prism into its constituent colors, is known as dispersion. लिखा? नेक्स्ट लिखिए स्पेक्ट्रम। द बैंड ऑफ कलर्स seen on passing white light through a prism is called spectrum। ठीक है, इसी के नीचे पॉइंट में लिखिए
spectrum. It's called spectrum. इसी के नीचे 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाकर लिख लो. red color is deviated least. Red color is deviated least. Red color is deviated the least because in glass the speed of red light is most. Speed of red light is most. And violet color has least speed because in glass the speed of violet light is क्या यहाँ पे और इधर भी आते दीदी आपने जो भी बोला ना मैं मम्मी को भी बताऊंगा. दीदी थोड़ी तमीज से मैं फिर बोलता फिर हम मम्मी को बोलते. दीदी थोड़े ढंग से रहते. The speed is yes. क्या बोला था मैंने अभी लास्ट में? द वॉयलेट लाइट द स्पीड ऑफ वॉयलेट लाइट इज लीस्ट. ठीक है. ठीक है, अब हम लिख लेते हैं हमारा जो विजिबल रेज है. नेक्स्ट पेज ले लेते हैं. हमारे जो विजिबल रेज हैं जिसमें जो भी हमारे कलर्स हैं उनका हम रेंज यहाँ पे लिख लेते हैं. इससे क्या होगा, देखो वैसे तो इसको हमें स्टडी करने की नीड नहीं है, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो इस चीज़ पे बेस्ड हैं कि अगर मान लीजिए कि मैंने एक प्रिज्म लिया है और उस प्रिज्म में मैंने सिर्फ 2 या 3 कलर की लाइट को इंसिडेंट किया है, लाइक लेट्स से रेड कलर, लेट्स से ग्रीन कलर, लेट्स से येलो कलर, तो उस केस में व्हाट विल बी द रिफ्रैक्शन, या लाइट कितना बेंड होगा या उसके अंदर कितना रिफ्रैक्शन होगा, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपकी बुक के अंदर है. तो वो आपको ज़्यादा अच्छा हो जाएगा करने में व्हेन यू विल नो द वेवलेंथ ऑफ द कलर्स ऑफ गिवन स्पेक्ट्रम या विजिबल स्पेक्ट्रम. तो लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना दिमाग में रखिए कि वेवलेंथ किसका कम है उसकी स्पीड ज़्यादा होगी. ठीक है, तो उस पे बेस्ड आपकी जब आप एक्सरसाइज को टर्न करोगे वहीं पे आपके स्टार्टिंग में 2-3 क्वेश्चन गिवन है, वो आप उसमें आपको हेल्प हो जाएगा इसको सॉल्व करने में. सो फर्स्ट इज योर वॉयलेट, देन इंडिगो, कॉपी में लिख तो लो तुम एटलीस्ट, ब्लू, देन ग्रीन, देन येलो, देन ऑरेंज, देन रेड. ठीक है, इसका रेंज आपको पता है कहाँ से स्टार्ट हुआ था, 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग से ये चलेगा आपका 4600 आर्मस्ट्रॉन्ग तक. ठीक है, ये आपका स्टार्ट होगा 4600 आर्मस्ट्रॉन्ग से, ये चलेगा आपका 4460, रुको 4460 आर्मस्ट्रॉन्ग. ठीक है, 4460 आर्मस्ट्रॉन्ग से ये चलेगा आपका 4640.
ब्लू आपका स्टार्ट होगा 4640 आर्मस्ट्रॉन्ग टू, ये चलेगा आपका 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग, 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग टू, ये चलेगा आपका 5780 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। येलो है आपका 5780 आर्मस्ट्रॉन्ग से 5920 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक। ऑरेंज आपका चलेगा 5920 आर्मस्ट्रॉन्ग से 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग, देन लास्ट 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग टू, ये रहेगा आपका 8000 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो बेसिकली यहाँ से आप क्या कंक्लूड कर रहे हो कि अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो स्पीड है वो क्या हो रही है, स्पीड इज डिक्रीजिंग। रेड कलर हैज द हाईएस्ट स्पीड, वॉयलेट कलर हैज द लीस्ट। उसके बाद में हम बोल रहे हैं जैसे आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो, यहाँ पे जो वेवलेंथ है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने बोला कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो स्पीड डिक्रीज हो रहा है तो वेवलेंथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और वेवलेंथ इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि आपका जो बेंडिंग ऑफ लाइट है, नीचे से ऊपर की तरफ बता रही हूँ, बेंडिंग ऑफ लाइट इंक्रीजेस, ठीक है। तीनों टर्म्स एक बार यहां पे देख लो, इधर देखिए, स्पीड रेड की सबसे ज्यादा, वॉयलेट की सबसे कम, वेवलेंथ, वेवलेंथ में आपका रेड की वेवलेंथ सबसे कम, वॉयलेट की सबसे ज्यादा। बेंडिंग ऑफ लाइट इंक्रीजेस, यानी कि अगर आप बात कर रहे हैं रेड की, तो रेड में बेंडिंग सबसे कम होती है, और जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते हैं यानी कि वॉयलेट तक अगर आप पहुंच जाते हो तो वॉयलेट की जो बेंडिंग है वो मैक्सिमम होती है इस पूरे स्पेक्ट्रम के अंदर। तो यू आर गोइंग टू डिफाइन इट विद द हेल्प ऑफ दिस गिवन कलर स्पेक्ट्रम। ये जो आपको कलर स्पेक्ट्रम दिया है, यहीं से आप पता लगा सकते हो कि कौन सी लाइट ज़्यादा बेंड हो रही है और कौन सी कम हो रही है। यू आर हैविंग योर टेक्स्ट बुक राइट नाउ, है? लेके आओ। मैम मेरा रूम लॉक है, वो कोई काम के लिए यूज हो रहा है, मुझे भी नहीं पता। ठीक है, लिख लो। एक्सरसाइज 6A क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन बुक में नहीं बुक है, पुरानी बुक है। वो सेलिना वाला वर्जन है मेरे पास, न्यू ही है। मैं भी सोच रहा था कि मैं आपका हेड दिखा दूंगा। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप तो देख लो एक्सरसाइज नंबर 6A क्वेश्चन नंबर 1 2 3। अच्छा बस 3 क्वेश्चन और है। क्वेश्चन नंबर, अरे सुन लो कोई पहले, 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11। सुनो, ये वन वर्ड आंसर्स हैं, एमसीक्यूज जैसा कुछ नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को छोड़कर क्वेश्चन नंबर 10 11 तक आपको पूरे कंप्लीट करने हैं। आंसर्स वैसे तो आपकी बुक में ऑलरेडी गिवन है, बट द थिंग इज यू हैव टू स्टडी, उनको आप स्टडी करना एंड गिव मी द आंसर्स, ओके। बुक में देख लेना एक बार, है ना। एक बार मैं क्वेश्चन रीड आउट कर देती हूँ। नेम 3 फैक्टर ऑन विच द डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्रिज्म डिपेंड। फोटो भेजूं? बुक में क्वेश्चन नंबर लिखे हैं ना, एक बार उसी से मैच करके देखना आप, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर दो जरा। अगर मान लो वी आर हैविंग अ ग्लास लैब, वो आपने रेक्टेंगुलर ग्लास लैब जिसमें हमने रिफ्रैक्शन किया था, अगर उसके थ्रू मैं एक लाइट इंसिडेंट करती हूँ और बेसिकली इट इज अ वाइट लाइट, ठीक है। वाइट लाइट मतलब नहीं, सुनो,
वाइट लाइट नहीं, मैं कोई 2 या 3 कलर्स की लाइट उस पर इंसिडेंट करती हूँ। लाइट से मैंने ग्रीन कलर दे दिया, एक रेड कलर दे दिया, ठीक है। तो आप क्या बोलते हो कि उस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के अंदर एंटर होने के बाद में क्या इनकी जो लाइट्स हैं वो आपको सेपरेट नजर आएंगी? एक ग्रीन लाइट या आप ये ग्रीन लाइट और एक रेड लाइट, ठीक है, मैंने एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब पे इंसिडेंट किया। रेड है, ग्रीन है, जनरल क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। तो ये लाइट जब इसके अंदर एंटर होगी, ग्लास स्लैब के अंदर एंटर होगी, तो क्या हमें ये 2 लाइट सेपरेट नज़र आएंगी? क्या इनकी स्पीड अप एंड डाउन होने की वजह से क्या ये दोनों कलर्स हमें सेपरेट नज़र आएंगे? हो सकता नहीं, यस या नो बोलो। यस, वेरी गुड। पहली चीज़ तो ये लाइट ये वाली होगी आपकी कम बैंड रेड एंड ग्रीन होगी थोड़ी ज़्यादा। दूसरी चीज़, क्या जब ये दोनों रेज इस स्लैब से बाहर निकलेंगी तो क्या स्टिल दे विल बी 2 डिफरेंट रेज और दे विल मर्ज टुगेदर? मतलब रेड और ग्रीन कंबाइन होकर दिखेंगे या अलग अलग? मैं ये बोल रही हूँ, ये दोनों रेज जब इस स्लैब से बाहर आएंगी यानी एयर में आएंगी तो क्या स्टिल दे विल बी ग्रीन और रेड लाइट या फिर वो आपको एक वाइट लाइट की तरह नजर आएंगे? मैंने सबसे पहले यही समझाया था कि एयर में आपकी जो लाइट है वो आपको हमेशा कंबाइंड ही नजर आएगी, तो रेड और ग्रीन आपको कंबाइंड नजर आएंगी, समझे? वेरी बैड। चलो मिलते हैं हम फ्राइडे को।